We have started our discussion on gravitational fields, and by now we are done with Newton's law of gravitation, which states that the gravitational force of attraction between 2 point masses is directly proportional to product of both the masses and inversely proportional to square of the distance between them. Then we looked into some very simple questions but practical questions to understand when gravitational force is considerable and when it's negligible. Then we tried to understand how for a satellite the gravitational force provides the centripetal force, what is orbital speed of a satellite, on what factors the orbital speed of a satellite depends. I think we're done with what is geostationary satellite, and ये भी कर लिया था, t square is directly proportional to r cube. ये वाली जोक भी कर लिया था, बस 13 होने लगा हूँ. ओके, कैलकुलेट किया था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस भी कर लिया था. रेडियस कैलकुलेट कर लिया था पिछली क्लास में कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. पक्की बात है, ये भी कर लिया था. अच्छा जी, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे? ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं बोला यार, पक्की बात है. अच्छा चलो, तो आज एक काम करते हैं. अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड ना एक बड़ा चैप्टर है, तो मैं इस तरह प्रीफर नहीं करता कि पहले पूरा चैप्टर ख़त्म करो और फिर पास पर शुरू करो. मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ देता हूँ कि इसका एक पार्ट ये है कि सैटेलाइट वाला पार्ट है कि किस तरह द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एवरीथिंग, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं एंड एवरीथिंग. तो अब आज की क्लास में थोड़ा उससे रिलेटेड पास पेपर्स कर लेते हैं, अच्छे खासे पास पेपर्स है. मैंने आपसे कहा था सर्कुलर मोशन में 50% क्वेश्चंस नॉर्मल सर्कुलर मोशन के होंगे, 50% से ज़्यादा पास पेपर शायद आपको ऐसे मिलेंगे डेट इन्वॉल्व सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन. ठीक है ना, तो एंड बहुत अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसके काफ़ी सारे पास पेपर क्वेश्चंस करें to develop a strong understanding of how this works. So let us begin with the first question. कहता है एक planet है भाई जिसका mass है small m. This is in a circular orbit of radius small r about the sun of mass capital M, as illustrated in figure 1.1. This is the diagram. The magnitude of the angular velocity and period of revolution of the planet about the sun are omega and capital T respectively. ठीक है जी. State what is meant by angular velocity. Anyone? What is meant by angular velocity? What is meant by angular velocity? It's the angular displacement covered या angle swept from the center या by the radius per unit time या rate of change of angular displacement. So rate of change of angular displacement swept out by radius. Swept out by radius का मतलब ये होता है कि आप सेंटर से जब मूव करते हो ना अराउंड along the circular arc, तो जो आपका रेडियस होता है ना वो एंगल स्वेप कर रहा होता है, कितना रेडियंस मूव किया पर सेकंड. सो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, और सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली एंगल दैट यू सबटेंड फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो ये हमने सर्कुलर मोशन के चैप्टर में देख लिया था. द रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड कैपिटल टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, या बिल्कुल ऐसा ही आप सिंपली यू भी लिख दो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो भी सही है. आप पूरा रिलेशनशिप भी लिख दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, उसमें भी आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी. सही है. अच्छा, आने समझ आया. स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस का मतलब ये कि टेक्निकली आप सेंटर से आप along the circular arc मूव कर रहे होते हैं, तो इट्स टेक्निकली योर रेडियस विच इज़ मूविंग. तो इसलिए पास्ट पेपर्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वेप्ट आउट बाय रेडियस, तो उसका कोई मुश्किल मतलब नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई पास्ट पेपर्स में बहुत पूछते हैं कि प्रूव कर दें टी स्क्वायर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ सैटेलाइट, या सिंपली टी स्क्वायर इक्वल सी आर क्यूब. एक ही चीज़ हमने अब तक पढ़ी है, वो ये कि द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द
centripetal force. For a satellite, it's the gravitational force that provides the centripetal force. Your gravitational force is Fg, centripetal force is let's say Fc. Gravitational force वैसे होता है Gm1 m2 और r स्क्वायर. यहाँ पे आपका एक मास कैपिटल m है और एक मास स्मॉल m है, तो Gmm ओवर r स्क्वायर हो जाएगा. और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा आपका mv स्क्वायर ओवर r, ये mr ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल T के बराबर इक्वेट कर सकें. स्मॉल m का इंतकाल हो जाएगा. Gm r स्क्वायर यहाँ पर है, ये r यहाँ पर है, ये वाला r राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ना ऑलरेडी प्रेजेंट r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर r क्यूब हो जाएगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल T और स्क्वायर एज इट इज. सो आई विल बी लेफ्ट विद Gm ओवर r क्यूब इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर. आसान है, मुश्किल तो नहीं है आता. फिर मुझे टी स्क्वायर, टी को सब्जेक्ट बनाना ना, टी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में राइट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा. 4 पाई स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट था एज इट इज. ये आर क्यूब यहाँ डिनोमिनेटर में, वहाँ जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डैट वुड बी आर क्यूब. ये Gm मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा. ऐसा ही. अब फॉर अ सैटेलाइट जो बीच में आपके मास है जिसके अराउंड, जैसे इस केस में वो मास सन है कैपिटल M जिसका मास है, वो चेंज नहीं होता है. सैटेलाइट का रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, बट मास जिसके अराउंड, जिस प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना. तो ये पूरा 4 पाई स्क्वायर ओवर Gm, ये पूरा 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल G तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट. इस केस में आपका मास भी कांस्टेंट है. कौन सा मास? वो प्लैनेट या वो स्टार जिसके अराउंड आपका सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है. तो ये पूरा आपका हो जाएगा कांस्टेंट. तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स आर क्यूब. ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में भी की थी, तो यहाँ पे दोबारा पूछा. ये एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत पूछ लेते हैं. क्या यहाँ तक आप तमाम ख़वातीनो हजरात मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विद मी टिल नाउ? आई वुड अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्सेज एवरीवन. ओके, नाउ इज दिस योर फर्स्ट क्लास टुडे? अच्छा, अगर ऑनलाइन में भी कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ इज अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, please make sure you watch the recordings of the previous lectures that you have missed. Otherwise you would feel like कि ज़ाहिर हम पास पेपर्स कह रहे तो आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा. But bear with me आज की क्लास में. Now there are some data given in the question for two planets, Venus and Neptune, and they both are revolving around the sun. तो वो किस सर्कुलर पाथ, किस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट कर रहे हैं, वो रेडियस आपको गिवन है. फॉर वीनस इट्स 1.02 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स. फॉर नेपच्यून इट्स 45.0 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स. फॉर वीनस टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि 0.615 ईयर्स में वो अपना चक्कर पूरा करता है. नेपच्यून का टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है. क्वेश्चन कहता है अज्यूम द ऑर्बिट ऑफ बोथ प्लैनेट्स आर सर्कुलर, यानी दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. यूज द एक्सप्रेशन इन पार्ट बी, जो भी आपने पीछे निकाला था, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी आर क्यूब. इसको यूज करके आप नेपच्यून का टाइम पीरियड निकाल दें. तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल नॉट रिक्वायर एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स. पिछले पार्ट में आपने टी स्क्वायर इक्वल सी आर क्यूब निकाला हुआ है, वो आप प्रूफ कर सको ना कर सको, एक्सप्रेशन आपके पास है ना. नेक्स्ट पार्ट में आप उसको यूज करोगे. तो अगर टी स्क्वायर इक्वल है सी आर क्यूब के, इसका मतलब टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो रेशो है वो क्या होगा? फॉर अ गिवन स्टार, लाइक उसके अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनका टाइम पीरियड के स्क्वायर और रेडियस के क्यूब का जो रेशो है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ. ज़रा देखना किस तरह से बनाऊंगा. मैं कहूँगा यार एक काम करते हैं, एक तरफ रखते हैं वीनस, एक तरफ रखते हैं नेपच्यून. फॉर वीनस the time period is 0.615 given in the question. इसका मुझे लेना है स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर लेना, और रेडियस का मुझे लेना है क्यूब विच इज़ 1.08. ऐसा ही है. ये हो गया टाइम का स्क्वायर और रेडियस के क्यूब का रेशो. अब हम आएंगे फॉर नेपच्यून. नेपच्यून का सीन ये है कि मुझे उसका टाइम पीरियड नहीं पता. इनफैक्ट दैट इज समथिंग विच इज़ टू बी डिटर्मिन्ड इन दिस क्वेश्चन. तो मैंने नेपच्यून की जगह सिंपली टी स्क्वायर लिख दिया कि टाइम की जगह, बट नेपच्यून का रेडियस तो मुझे पता है ना 45, तो मैं नीचे 45 पावर 3 लिख दूंगा. अच्छा एक मिनट मेरी बात समझना. अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें. पहले तो ये चीज़ अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि जब भी मुझसे कहा जाता है ना कि भाई x इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब x और वाई स्क्वायर का रेशो कांस्टेंट होगा. अगर आप कह रहे हो टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका मतलब टी स्क्वायर और आर क्यूब का रेशो सेम होगा. तो अगर आपके पास
दो डाटा गिवन है ना, एक नेपच्यून का और एक वीनस का, तो आप दोनों के टाइम पीरियड के स्क्वायर और रेडियस का जो क्यूब है उसका जो रेशो निकालोगे वो सेम आएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर आप यूनिट यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक यहाँ तो 10 की पावर 8 में दिया हुआ है, किलोमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे। उसकी सिंपल सा रीज़न ये है कि आप कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइक मुझे एक बात बताओ ना यार, आप रेशो निकाल लो, सही है, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, सही है, एक मिनट रुकना जरा, ये पेंसिल थोड़ी सी, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 8, तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना 10 की पावर 8 से, और फिर खुद ही अपने हाथों से कैंसिल भी कर दोगे। तो इतनी बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए कि यार जहाँ पे हम रेशो निकाल रहे होते हैं वहाँ पर कन्वर्जन इतनी ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ एक जगह है, सुन लीजिए बहुत गौर से, जहाँ पे इवन आप रेशो भी निकाल रहे होगे ना तब भी कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उससे कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, क्योंकि देखो होता है क्या है, नॉर्मल कन्वर्जन्स में क्या होता है, कोई एक फैक्टर होता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। टेम्परेचर में मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर आपको याद हो डिग्री सेल्सियस में 273 क्या होता है, बोलो, ऐड होता है। तो अगर इधर भी ऐड हो रहा है उधर भी ऐड हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो, वो कैंसिल नहीं हो जाते। तो टेम्परेचर जब हम करेंगे टेम्परेचर का चैप्टर, तो वहाँ पे भी मैं आपको जाहिर सी बात है इसे दोबारा बता दूंगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर रेशो निकाल लो तो बस ये मेक श्योर करो दोनों तरफ यूनिट सेम हो, तो दैट्स इनफ, आपका काम हो जाएगा। सेकेंडली, टाइम को मैंने एयर्स से सेकंड्स में, वैसे ऐसा यूनिट सेकंड से कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सवाल गौर से देखें, उसको टाइम एयर्स में ही चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या करोगे, आप चुप से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.615 स्क्वायर, किसी का फोन बज रहा है, 0.615 का स्क्वायर इंटू 45 का क्यूब ओवर 1.08 एक्सपोनेंट 3 एज इट इज। ये टी स्क्वायर को बस टू द राइट साइड पे रखो, तो दिस इज टी स्क्वायर, यहाँ से आप टी को सब्जेक्ट बना लें। द आंसर वुड बी 165 ईयर्स। क्या आप तमाम ख़वातीनो हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? अफान कह रहा सर ये रेशो वाली चीज़ दोबारा समझा दें। सर हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना, पहले सी निकालें फिर उसको सेकंड इक्वेशन में डाल दें एंड सो ऑन। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये काम करते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल उन्होंने ना ये इक्वेशन यूज़ की टी स्क्वायर इक्वल सी आर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने वीनस का डाटा यूज़ करके, वीनस का टाइम पीरियड भी गिवन था और वीनस का रेडियस भी गिवन था, इसको पुट करके पहले सी की वैल्यू निकाली। अब सी तो चेंज नहीं हो रहा ना, फिर दोबारा टी स्क्वायर इक्वल सी आर क्यूब यूज़ किया। अब आपको सी की वैल्यू पता लग गई है फ्रॉम द डाटा गिवन ऑफ वीनस। अब आपको नेपच्यून का रेडियस भी पता है और सी भी पता है, फिर इसमें पुट करके आप टाइम पीरियड निकालो। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट डेफिनेटली द आंसर वुड बी द सेम। नो बाकी रेशो वाली चीज़ मैं ये बता रहा था, लाइक अफान, रेशो में मैं ये कह रहा था कि भाई देखो ना, तुम फॉर एग्जांपल कह रहे हो यार ये 10 की पावर 8 को मुझे कंसीडर करना है, तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 8, तो फिर तुम यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना 10 की पावर 8 से, दोनों तरफ कन्वर्ट करोगे ना, किलोमीटर को मीटर में, या जो 10 की पावर 8 का फैक्टर लगाओगे, फिर वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगे, दोनों तरफ से कैंसिल भी हो जाएंगे ना, तो मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ? अफान समझ आ रही है मेरी बात? यार टेम्परेचर में पता है क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5/7 है, ठीक है ना, और एक तरफ लिखा हुआ है 3x/8। अगर तुम मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ भी करते हो, तुम्हें ये बात समझ में आती है, कोई फ़ायदा नहीं, उसने कैंसिल हो जाता है। बट अगर ये चीज़ टेम्परेचर होगी ना, तो यहाँ पे भी ऐड होगा +273 और यहाँ पे भी ऐड होगा, ये थोड़ी कैंसिल हो सकता है। मैथ्स का जनाजा निकल जाएगा अगर 273 ऐसे कैंसिल हो गया तो। अरे समझ रहे हो मेरी बात? अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं यार, ये थोड़ी दूर की मस्जिद की अजान हो रही है, जब हमारी करीब वाले की होगी हम ब्रेक ले लेंगे, सही है। डिटर्मिन द लीनियर स्पीड ऑफ वीनस इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो लीनियर स्पीड का हमारे पास एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, क्या है? v =
जान से मार दो तुम लोग को। V इक्वल आर ओमेगा, V इक्वल आर ओमेगा। वीनस का रेडियस आपको गिवन है 1.08, टाइम पीरियड भी गिवन है ना, तो ओमेगा की जगह लिखो। अब यहां पे पूरा लिखना होगा, रेड किलोमीटर पर सेकेंड्स में चाहिए, ठीक है ना। तो आर तो आप किलोमीटर में ही लोगे, ये 10 की पावर 8 अब इंपॉर्टेंट है, बस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आंसर क्या चाहिए, किलोमीटर्स पर, अरे बोलो ना, किलोमीटर्स पर सेकेंड्स में चाहिए। समझ लो मेरी बात। हाँ, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी में टाइम एयर से सेकंड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज यू वांट योर फाइनल आंसर इन किलोमीटर्स पर सेकेंड्स। तो 0.615 एयर्स दिया हुआ है ना, इसको 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर्स पर सेकेंड्स। नहीं समझ आ रहा है किसी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? कितनी उंगलियां? चलो बस जाग रहे तो हो ना। टू दी ऑनलाइन कम्युनिटी लिसनिंग टू अस, आर यू ऑल क्लियर टिल नाउ? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सारी। हाँ भाई, ये जो अर्थ और सन के अराउंड जो जितने भी स्टार्स हैं, लाइक कहने को तो अर्थ पूरा 1 साल लेता है, लेकिन जितना बड़ा ऑर्बिट है ना, 1 साल में भी कंप्लीट करने के लिए अर्थ जिस सपाटर स्पीड से मूव कर रहा होता है ना, या किसी प्लैनेट को उठा लो, डेट्स अ मैसिव स्पीड। 35 किलोमीटर पर सेकेंड, 35,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। समझ रहे हो? ये मजे का सवाल है। अच्छा, ऊपर जा रहे हैं सर। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन ये है कि अ स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, ओके। द प्लैनेट में बी अज्यूम टू बी आइसोलेटेड इन स्पेस। ये सब बताना जरूरी होता है कि भाई कोई दूसरा प्लैनेट इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, आप इसको आइसोलेटेड अज्यूम करें। एंड टू हैव इट्स मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ये क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जब भी आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हो, उस स्टेटमेंट का पार्ट है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे रूल्स पॉइंट मासेस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो दे आर अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ पॉइंट मास। द प्लैनेट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आपको एक अर्थ नजर आ रहा है जो कि चक्कर मार रहा है, प्लैनेट। A small object of mass small m rests on the equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force on the mass. ठीक है, एक छोटा सा मास है जो कि अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, सही है? पता नहीं कैमरे के स्कोप से बाहर ना निकल, छोटा सा आदमी बन जाता हूँ मैं, सही है? देखिए इस वक्त, चलो बैठे भाई, तब भी इजी सीन है, लेट्स से बैठा हुआ राइट नाउ। सर पाशा इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हो ना मैं। वेट डाउनवर्ड, कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड। पूरे एएस में यही पढ़ा, पूरे ए2 में भी यही पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस पे अगर एक बंदा चुप से खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम में है ना भाई। रेस्ट पर है, वेट डाउनवर्ड है, कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट ही यहां से हो कि क्वेश्चन में अर्थ की स्पिन को कंसिडर किया जा रहा है, हमेशा नहीं, जब प्रॉपर क्वेश्चन में ये बात लिखी हो कि भाई एक प्लैनेट है, वो एक एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर अर्थ स्पिन कर रहा है, लेट्स से मैं इस वक्त अर्थ के सरफेस पे हूं और अर्थ घूमे चक्कर खाए, तो अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए सरपाशा भी तो घूमे चक्कर खाए। समझ रहे हो मेरी बात? सरपाशा टेक्निकली, यानी हम इस वक्त सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज अर्थ स्पिन कर रहा है ना, और मैं अर्थ के सरफेस पे हूं। नहीं समझ आ रही है मेरी बात भाई? मैं इस वक्त अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं। आप कह सकते हैं सरपाशा इक्विलिब्रियम में ऑन अ कंडीशन, क्या आप अज्यूम करें कि अर्थ रुका हुआ है,
हम जो पूरी ए लेवल की फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम अर्थ की स्पिन को कंसिडर नहीं करते किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में नहीं कंसिडर करते। बट ग्रेविटेशन के चैप्टर में क्वेश्चन में वो शुरू यहां से कर रहा है, द प्लैनेट स्पिन्स अबाउट इट एक्सिस, और उस प्लैनेट के सरफेस पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल मास है जिसका, जो कि अर्थ के सरफेस पर है। तो अगर अर्थ स्पिन कर रहा है और वो बंदा या वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से पड़ा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट भी तो स्पिन कर रहा है ना यार, वो भी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना अर्थ के साथ साथ। और अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, यकीनन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? सही है। अब देखिए अच्छी तरह से समझ लें, जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो आप पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आपका वेट जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा है, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहा है। ऐसा ही है ना? अगर मैं यहां पर ये जो छोटा सा मास स्मॉल एम आपको नजर आ रहा है, इधर देखिएगा, ये जो स्मॉल एम नजर आ रहा है, मैंने रेड से मार्क भी कर दिया इसको। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं ना, फोर्सेस मार्क करूं, तो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाहर की तरफ जाएगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बोलो ना अंदर की तरफ जाएगी। ऐसा ही है ना? पहला पार्ट तो बहुत आसान है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट। अभी तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, प्लैनेट का मास है कैपिटल एम। आपको इक्वेशन बनानी है, बस इक्वेशन को अगर आप यहाँ गौर से देख लें तो एम कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल आर और ओमेगा की फॉर्म में बनाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने एक क्लास पहले ही पढ़ा था, इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन विच इज कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। बट हम यहाँ पे m1 m2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी mm ओवर आर स्क्वायर। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो मार्क्स लूज़ किया था, पता है कहाँ पे कुछ लूज़ किया था? जी mm ओवर स्मॉल आर लिख दिया था, क्योंकि रिफ्लेक्सेस में होता है ना जी mm ओवर आर स्क्वायर लिखना। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि कैपिटल आर इज द रेडियस। अगर क्वेश्चन ने वेरिएबल असाइन कर दिया है ना, अब आप अपनी पसंद का वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। समझ लो, इंसान है ना एकदम एक रिफ्लेक्सेस में आदत होती है लिखने की। जी mm तो सबको याद रहता है, नीचे लोग स्मॉल आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो एग्जामिनर का राइट है कि वो आपका मार्क काट लेगा उसके ऊपर। तो पहला पार्ट तो आसान है, जी mm ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरा है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्मॉल मास। ऐसा ही ना कि भाई कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या आती? mv स्क्वायर ओवर आर या mr ओमेगा स्क्वायर। आपको चाहिए किस फॉर्म में बोलो? ऊपर मेंशन किया हुआ है ना, ओमेगा की फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे? mr ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, नहीं बस सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन चाहिए ना, वो आपने बना ली है। तो ये क्या ओमेगा, अच्छा स्मॉल m यूज करोगे, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में mr ओमेगा स्क्वायर में m का मतलब वो मास होता है जो ऑर्बिट परफॉर्म करो, और इसने लिखा हुआ भी ऑफ द स्मॉल मास। तो स्मॉल मास के लिए आप क्या यूज करोगे? स्मॉल एम। सारे मेरे साथ हैं। अब देखिए, जब आप अर्थ के सरफेस पे है ना, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इधर देखिएगा जरा सारे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अवे फ्रॉम द सरफेस है और ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। मानते हो ना इस बात को? भाई अर्थ हर मास को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं जब हम एक फ्लैट सरफेस पे खड़े हुए, तो हम कहते हैं वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड। यहां पे इसको बेहतर करो, वेट टुवर्ड्स द सेंटर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अगेन हमने जो पूरी ए लेवल्स पढ़ी है ना, वो इस अजम्पशन पे पढ़ी है कि भाई अर्थ साकिन है, अर्थ हालत सुकून में है, अर्थ रेस्ट पर है, अर्थ ना स्पिन कर रहा है ना घूम रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू यहाँ से हो रहा है कि द अर्थ द प्लैनेट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, तो अब आप थोड़ी अज्यूम करोगे कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर है। रादर आप बोलोगे ऑब्जेक्ट पर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टे इन द सर्कुलर पाथ दिस ऑब्जेक्ट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी अंदर आने वाली फोर्स माइनस बाहर जाने वाली फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स।
नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? एनीवन who wants me to explain this again? Mine? बिल्कुल सर, then no object on earth is in equilibrium because of centripetal force. Exactly. यानी अगर आप अर्थ के स्पिन को कंसीडर कर रहे हो ना, तो टेक्निकली अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ घूमे चक्कर खाए तो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ हर ऑब्जेक्ट घूमे चक्कर खाए। समझ रहे हो? हम यूजली स्पिन को अज्यूम नहीं करते। हम आपको जितनी भी फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, पूरा इवन ए लेवल से भी, ग्रेविटेशन के बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें ये थोड़ी है जहां फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वहां अर्थ की स्पिन को कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ रेस्ट पर है। बट अगर क्वेश्चन शुरू यहां से हो रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई प्लैनेट की स्पिन को कंसीडर करो, तब आप फिर ये नहीं कर सकते ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर ले लो। बोलो ना। हाँ देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले मुझे फुजैल तुम भी, दुआ आप भी, दुआ फारिया, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि क्या आप लोग ये बात मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, प्रिसाइजली यहाँ पे बिल्कुल इक्वेटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी साथ में स्पिन कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। दुआ, ये बात आपको समझ में आती है फुजैल? दुआ आपको समझ आ रही है बात? इतना बड़ा लिखा हुआ ना, द प्लैनेट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अनस सही है। अब आ जाओ सर्कुलर मोशन की फंडामेंटल्स पे, कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनानी है, तो पहले मैं सारी फोर्सेस मार्क करूंगा जो उस पर एक्ट कर रही है। तो मैंने इस पे दो ही एक्ट कर रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है, यानी अवे फ्रॉम द सरफेस जा रही है। दुआ, ये बात समझ में आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ है और कॉन्टैक्ट फोर्स बाहर की तरफ है? ये ड्राइंग समझ आती है आपको? तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलती थी? अंदर वाली फोर्स, वो फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, माइनस बाहर वाली फोर्स। तो अंदर वाली फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर वाली फोर्सेस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे मिल जाएगी द रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ माय फ्रेंड्स इज व्हाट वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को बोलते थे ना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आपके पास क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बन गई। बोलो ना। एग्जैक्टली, तभी तो ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इब्तिसाम, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द कॉन्टैक्ट फोर्स। अंदर वाली फोर्स ज्यादा होगी ना, बाहर वाली कम होगी, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाएगी, तभी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा। नहीं समझ आ रहा है? ऑलराइट ऑलराइट। यस, यही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दो आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की इक्वेशन चाहिए। ऐसा ही है ना भाई? क्या स्टेट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट ऑन द मास। तो एफ सी इक्वल एफ जी माइनस एन। तो एन यहां नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एफ जी राइट साइड पे पॉजिटिव ही है, एफ सी पॉजिटिव है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की इक्वेशन बन गई। देखो एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तुमने अभी निकाला था, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स भी तुमने निकाल लिया था, स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो बस इनको माइनस करके लिख दो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। लाइफ इज ब्यूटिफुल। नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? May I please get acknowledgement from everyone listening to me online if you all are clear till now? इमाद, आपको ये समझ में आया? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बराबर है एफ जी माइनस एफ सी के। इमाद, तारिक,
जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब कुछ नहीं किया ना मैंने, एफ जी की जगह जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस एफ सी की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की पूरी इक्वेशन आ गई, कैपिटल एम स्मॉल एम आर और ओमेगा की फॉर्म में। और यही वो फसाद की जड़ है जिसकी हमें तलाश थी। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि अर्थ स्पिन कर रहा है, तो आप अज्यूम करोगे भाई कि नॉर्मल सिचुएशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं अर्थ रेस्ट पर है, तो वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर ले लो, जो पूरे एएस में किया, ए2 में भी करेंगे। अभी आगे के चैप्टर में ये थोड़ी हर जगह अर्थ की स्पिन कंसिडर करना बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, अनस काशिफ आगे बढ़े। ओए 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 ओए, फड्डा रखा हुआ है, फड्डा रखा हुआ है। देखिए कहता है एक्सप्लेन व्हाई द नॉर्मल रिलेशन ऑन द मास विल हैव डिफरेंट वैल्यूज एट द इक्वेटर एंड एट द पोल। सही है, अरे बॉल समझाने में हेल्प होगी, मार कर दो, पेन मार कर, कोई मार करे किसी के पास? कैन यू सी दिस बॉल? बहुत छोटी सी बॉल है। मार करनी है तो लेट्स से अर्थ का सरफेस है, मार्कर वार करनी है किसी को? अरे यहाँ होगा ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, इधर देखो। छोटा सा है, गुजारा कर लेंगे। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है भाई साहब? इक्वेटर नजर आ रहा है अर्थ का? ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि अभी आप इक्वेटर पे थे, इक्वेटर से आप मूव कर रहे हो पोल की तरफ। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ पोल इज ना? पोल को पोल कहते ही इसलिए बिकॉज, हंसना नहीं, द अर्थ इज परफॉर्मिंग अ पोल डांस अबाउट एन एक्सिस, तो उसको पोल कहते हैं। तभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कि वो खंबा है जिसके अराउंड अर्थ नाच रहा है कंटिन्यूसली। सही है ना? अच्छा, अब अभी आपने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की इक्वेशन बनाई, विच इज जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना? जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इधर देखो जरा, जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, गौर से देखना, जो तुम्हारा भाई अर्थ तो यूं ही घूम रहा है ना, जो अर्थ के इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो एक बड़ा चक्कर काट रहा है, और जब आप पोल की तरफ जाओगे तो आपका वही रेडियस क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। भाई कितने लोग हैं जो उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो जब मैं यहां से यहां पहुंचा, तो जब मैं इस पॉइंट पर था ना इक्वेटर पे, तो ये मेरा रेडियस था जिसके अबाउट में घूम रहा था। जब मैं यहां आ गया तो अब ये सर्कुलर पाथ हो गया ना मेरा, यूं घूम रहा है अर्थ। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? रेडियस छोटा हुआ भाई साहब एट द लास्ट, समझ आ रहा है आपको? तो पहली बात तो ये कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेडियस क्या होता जा रहा है? छोटा। यहां तक के पोल पे आके तो रेडियस बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर। इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स आप इक्वेटर पे फील करेंगे, वो कॉन्टैक्ट फोर्स आप इक्वेटर से पोल पे जाते हुए फील नहीं करेंगे। ऊपर जाते हुए वो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब बढ़ेगी, ज्यादा होगी, नई इक्वेशन क्या बनेगी, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। सवाल सिर्फ ये कि आप ये बता दो कि ऐसा क्यों होगा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे होंगे। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि वैल्यू ऑफ आर वेरीज, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर वेरीज, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहला रीजन समझ में आया आप लोगों को कि भाई अब आपका सर्कुलर पाथ यूं हो गया, छोटा हो गया।
अरे बोलो ना, आई वुड अप्रिशिएट क्विक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू मी ऑनलाइन। अनस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? का रेडियस था भाई, अर्थ तो यूं ही घूम रहा है ना, आप ऊपर आओगे तो आपका रेडियस छोटा हो जाएगा ना, और ऊपर जाओगे तो रेडियस और छोटा हो जाएगा। जब बिल्कुल पोल पे होगे तब रेडियस 0 हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली आप सर्किल के सेंटर पे ही आ जाओगे। अनस, नहीं, अर्थ का सर्किल ही, देखो अर्थ पूरा घूम रहा है ऐसे। मुझे एक बात बताओ, ये नजर आ रहा है तुम्हें? ये पूरा घूम रहा है, जो सरफेस पे वो सरफेस के साथ साथ घूमेगा, जो ऊपर है वो तो छोटे रेडियस पे घूमेगा ना। नजर आ रहा है? ऊपर वाले का रेडियस छोटा नहीं है। अनस, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले का रेडियस छोटा हो गया, तो ऊपर वाले की रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट हो जाएगी, एम आर ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड कर रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा ना। द वैल्यू ऑफ आर वेरीज सो एम आर ओमेगा स्क्वायर। सारे मेरे साथ हैं? दूसरा एक और है पॉइंट है, देखिए आपका रेडियस हो गया छोटा, सही है, ये आपका रेडियस हो गया। पहले आपका रेडियस ये था, पहले आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ थी? टुवर्ड्स द सेंटर। अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगी? ये जो रेड वाले मार्कर से बना हुआ है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आप इक्वेटर पे थे तब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ थी? टुवर्ड्स द सेंटर। जब आप यहां पर आओगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगी, वो अब यहां हो जाएगी ना भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो मासेस के सेंटर पे ही होगी ना, दो मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन करेगी। तो आपकी वेट और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शंस डिफरेंट हो चुकी हैं। अब तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की इक्वेशन ही अलग बनेगी। तो एक तो रेडियस भी चेंज हो रहा है, दूसरी इक्वेशन भी डिफरेंट बनेगी, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की एक डिफरेंट वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट करेंगे व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। समझ आ रही है मेरी बात? देखो दोबारा समझो, ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ जाएगी? अरे बोलो ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे जाएगी, ऐसा ही है ना। तुम आ गए ऊपर, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जाएगी, यानी कि यूं। दिस इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूं एक्ट करना शुरू हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी ना, प्लैनेट के सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। तो अब तो सर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की इक्वेशन ही अलग बनेगी। वो कैसे बनेगी वो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करें, बट कुछ डिफरेंट बनेगी, क्योंकि अब कॉम्पोनेंट बनेंगे, कहानी डिफरेंट होगी। तो सर ऑटोमेटिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की एक डिफरेंट वैल्यू है जो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे। वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम थिंग? यस, दे आर द सेम थिंग। हाँ ईमान, आपको दूसरी वाली बात समझ आ गई मेरी? जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराने। हाँ, एंगल भी डिफरेंट हो रहा है और रेडियस भी डिफरेंट हो रहा है, तो दो रीजंस आ गए ना। अफान, ठीक है। तो ईमान, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूं,
आप जब इक्वेटर पे थे आपका रेडियस बड़ा था, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो आपका रेडियस क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज होगा। पहले ये वाली बात समझ आती है? ईमान जल्दी बताएं। फिर दूसरा एक और पॉइंट ये कि एक चीज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और एक चीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द प्लैनेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे ना तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो अब अगर ये डायरेक्शन ही इनकी डिफरेंट है तो अगर मैं अब यहां से नॉर्मल कॉन्टैक्ट की फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगा तो वो इक्वेशन ही नई इक्वेशन बनेगी, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की एक नई वैल्यू आ जाएगी। ईमान फातिमा आर वी गुड? सही है। देखो अक्सर बच्चों की मेरे पास कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रही होती है, तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, शायद तुम में से बहुत से लोगों ने सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ा होगा, सही है ना? A2 में शायद सर्कुलर मोशन वो वाहिद चैप्टर है जो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। रिकॉर्ड करने का मतलब कि बस मैं पढ़ाऊँ और आप वो रिकॉर्डिंग देखें और आपको समझ में आ जाए। A2 का प्रॉब्लम ये है कि भाई एक बार में, या शायद मैं इतना नायल हूँ कि एक बार में नहीं समझा सकता कंटेंट। लाइक एक 17-18 साल के बच्चे के लिए एक ऐसा कंटेंट है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप उससे पूछो समझ आया कहाँ फंसे, फिर अगले स्टेप पे जाओगे। तो अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने बैठ जाऊंगा ना तो मैं तो समझा के निकल जाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में 10 सवाल होंगे जिनका तुम्हें आंसर नहीं मिल पाएगा। दिस इज वाई लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। या लाइव की रिकॉर्डिंग देख लो एटलीस्ट। अच्छा भाई, अब जिसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सबने पूछे हुए होंगे, सर अगर मैं अलग कंट्री में हूं और आप अलग कंट्री में हैं, वी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अस। यस, बस वो दो कंट्रीज दोनों इक्वेटर पे नहीं होने चाहिए, सही है ना? एक इक्वेटर पे हो और एक लाइक इक्वेटर के अलावा किसी और कंट्री पे हो। अरे कॉलेज में तो एक सवाल आया था, सर इक्वेटर से ऊपर जाएंगे कैसे? मैंने कहा बहन जहाज से चले जाएंगे, घोड़े पे चढ़ के चले जाएंगे, कैसे भी जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस समझ लो चलेगा इक्वेटर से पोल की तरफ, सही है? अच्छा भाई, अब आपको पास पेपर क्वेश्चंस ना करके रियलाइज होगा लाइक A2 इज नॉट अ मजाक के बस आप फॉर्मूले याद कर लो और मुंह उठा के चले जाओ। लाइक दे आस्क यू क्वेश्चंस, हमें बहुत करने पड़ेंगे उसके बाद, लेकिन फिर आप खुद भी करना शुरू कर जाओगे। अब कह रहा है भाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 6.4 एक्सपोनेंट 6, इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 8.6 एक्सपोनेंट 4 सेकंड्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A is equals to v square over r या r ओमेगा स्क्वायर ना। अरे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर है, वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r या r ओमेगा स्क्वायर है ना। मैं यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन r थोड़ी यूज करूंगा, मैं तो r ओमेगा स्क्वायर यूज करूंगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, एक पूरे चक्कर का टाइम दिया हुआ है, तो मैं ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा? 2 पाई बाय कैपिटल। नहीं समझ आ रहा है? आ गया? तो रेडियस इज 6.4 एक्सपोनेंट 6, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम पीरियड सेकंड्स में दिया हुआ है, 8.6 एक्सपोनेंट 4। बस स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। यहां से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 0.034 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, समझ आ रहा है? ठीक है, कल टेस्ट में ग्रेविटेशन वाला पार्ट नहीं दूंगा, टेस्ट में सिर्फ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होगा, सही है? जो हमारी रेगुलर क्लास टाइमिंग होती है ताकि रूम अवेलेबल हो। क्या टाइम होती है? ट्यूसडे को हमारी, ट्यूसडे थर्सडे को क्या होती है? 8:30 9:30 ना, बस कल भी वही होगी, 8:30 से 9:30 कल आपका टेस्ट है सर्कुलर मोशन का। अच्छा आखिरी पार्ट, अगर आप बिल्कुल पोल पे खड़े हो जाओ तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। भाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर। अगर आप बिल्कुल ही सेंटर पे आ गए तो आपका रेडियस क्या हो गया? 0 हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? बोलो ना,
रेडियस 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रू फ्रेंड्स दैट यू हैव, सॉरी इज इक्वल टू 0, नो पर्सनल अटैक्स। नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी कैन आई एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। भाई तुम्हें एक बात समझ में आई, अर्थ स्पिन कर रहा है, ठीक है, और तुम बिल्कुल देखो समझो, जब तुम इक्वेटर पे थे तो ये था तुम्हारा रेडियस जिस पे तुम घूम रहे थे, सही है, तुम ऊपर गए, रेडियस और कम हो गया, और कम, अगर तुम बिल्कुल ही पोल पे आके खड़े हो गए तो तुम सर्किल के सेंटर पे खड़े हो गए ना, तो अगर सर्किल के सेंटर पे खड़े हो गए तो रेडियस 0 हो जाएगा ना ब्रो। अगर यहां पे r 0 कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर कुछ भी हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी ना। समझ आ रहा है बेटा? नाम क्या आपका? एहसन भाई, सीन ऑन है? आर हमेशा परपेंडिकुलर होगा ऑब्जेक्ट का, हाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, अज्यूम करेंगे। बोलो ना। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, आज सर आर का इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पर नहीं है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर आर। हाँ जाहिर सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर आर या mr ओमेगा स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm ओवर आर स्क्वायर। तो अगर वो पूछ रहा है कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फिर आप mr ओमेगा स्क्वायर वो या कितनी एक्सेलरेशन है तो उसके लिए आप r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर ओवर r यूज करेंगे। r ओमेगा स्क्वायर हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज एंगुलर स्पीड हमें पता है। देखिए हमने, मुझे एक बात बताएं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इक्वेटर पे आपका रेडियस ज्यादा था, इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे तो रेडियस कम होता जाएगा, यहां तक कि अगर आप बिल्कुल पोल पे जाके खड़े हो जाते हो तो इस पॉइंट पे रेडियस 0 हो जाएगा। हम ना, ये बात समझ आती है आपको? अब अगर आपका रेडियस 0 हो गया तो बहन एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी ना, ओमेगा स्क्वायर जो भी हो। गॉट इट? इजी पीजी लेमन फ्रीजी। अच्छा अब एक बात सुन लो, आप आज तो तुम लोग जाके घर पे सर्कुलर मोशन के टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे मैंने ड्राइव पे अपलोड किए हुए हैं, सही है। और ऐसे क्या होगा, पहले अनसॉल्व्ड है फिर सॉल्व्ड है, सॉल्व भले ना देखो, अनसॉल्व्ड प्लीज ट्राई कर लेना, तो ज़्यादा मजा आएगा पास से जब मैं करा रहा हूँ तो, सही है ना। ये अभी भी अच्छे खासे हैं, 4-5 अच्छे क्वेश्चन हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में कोई नई बात करेंगे। तो अभी हम बस यहीं पे घूमते रहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को लेके इतने क्वेश्चन से मजे मजे के कि वी कैन स्पेंड अ गुड टाइम ऑन आवर लेक्चर, ठीक है। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो पूछ लें, वी कैन एंड द मीटिंग।